and welcome back to जिज्ञासु प्लेटफॉर्म। दिस इज़ लवली माठान एट GRF क्वालिफाइड इन कॉमर्स। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ UGC NTA NET 2021 कॉमर्स के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। हमारे चैनल पे न्यू है तो मैं बता दूँ, इससे पहले हम 20 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उन क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पूछी है एक कंपनी की जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि डिविडेंड दिया हुआ है 30% और यहाँ दिया हुआ है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है हमारा 40% यहाँ पर गिवन है। अब जिसको भी नहीं पता है डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि कंपनी जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती है यानी कि अर्न करती है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से जब आप इंटरेस्ट और टैक्स को लेस कर देते हैं तो कंपनी के पास बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसे आप इक्विटी अवेलेबल फॉर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। इसमें जब कंपनी के पास ये बचता है तो इसका कंपनी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करती है। पहला हो जाता है डिविडेंड के तौर पर और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर। रिटेन्ड अर्निंग वो अर्निंग है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, अपने पास बचा के रखती है टू यूज़ इन नेक्स्ट बिजनेस साइकिल, यानी कि जब भी नेक्स्ट बिजनेस साइकिल स्टार्ट होगा तो कंपनी उस पैसे का यूज़ कर लेगी वहाँ पर, और डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिविडेंड पे आउट रेशो दिया हुआ है 40%, जो कि बेसिस होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं जो कह रहा है अब बताइए कि इस कंपनी की सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होगी। अब सबसे पहले तो दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होती है। अब सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कंपनी की वो ग्रोथ रेट है जो कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग के बेसिस पर अर्न करती है। यानी कि कंपनी को रन करने के लिए हमें पता है फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब इस फाइनेंस की नीड को पूरा करने के लिए कंपनी कहीं कहीं से अलग अलग सोर्सेज से अपना पैसा अर्न करती है, जिसमें आप शेयर्स को ले लीजिए, शेयर्स से लेती है। सेकंड नंबर पर कंपनी लेती है डेब्ट से या डिवेंचर जिन्हें बोल लो, लोन एंड एडवांस बोल लो आप। और थर्ड नंबर पर कंपनी यूज़ करती है रिटेन अर्निंग का। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी बाहरी सोर्स है ना, जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उनका यूज़ नहीं करते हुए रिटेन अर्निंग का यूज़ कर रही है और अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को रन कर रही है। अब ऐसे सिचुएशन में जो मैक्सिमम ग्रोथ होगी ना कंपनी की, वो ही आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है आपके रिटेंशन रेशो है जो कंपनी अपने पास बचा के रख रही है, उसको मल्टीप्लाई कर दो आपने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि रिटर्न कितना दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स पर। तो यहाँ पर रिटर्न गिवन था क्वेश्चन में 30% और रिटेंशन रेशो की जगह हमें पे आउट रेशो दिया हुआ था, जिसके लिए हम उसे 1 में से लेस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 0.4। 40% था तो उसे 0.4 कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर 30% की जगह 0.3 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 में से 0.4 जाएगा तो आपका 0.6 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो आपका आ जाएगा 0.18 या फिर 18%। यहाँ SGR की आपको डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 18%। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म के ABC, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। अब ये D को एडमिट कर रहे हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है फर्म में और उसका जो शेयर्स है वो है 1/6 एंड शी शुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। वो अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करता है। C जो है D के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यानी कि A और B ही कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट यानी कि सेक्रीफाइस करेंगे अपना रेशो। तो अब यहाँ पर पूछा हुआ है A और B का सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, वो कितना रेशो सेक्रीफाइस करेंगे। C अपना ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेगा और D का शेयर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा A और B का सेक्रीफाइसिंग रेशो।
ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 2:3, ऑप्शन डी है 3:2। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी 3:2। आइए देखते कैसे। तो डी का शेयर्स गिवन है क्वेश्चन में कि डी है वो अपना 1/6 शेयर लेकर आ रहा है। अब ए बी सी का ओल्ड रेशो कितना गिवन है, एक बार इसे देख लेते हैं। 3:2:1, 3:2:1 यहाँ लिख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है वो अपना सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो यहाँ इन तीनों का टोटल हो गया 6। तो सी का शेयर कितना निकला 1/6। ये तो सी का शेयर हो गया। अब सी का शेयर भी 1/6 है एंड डी का शेयर भी 1/6 है। अब बात कर लेते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो यहाँ पर 1 में से हम 1/6 जो कि सी का है उसे लेस कर देंगे और डी का 1/6 अगेन उसे भी 1 में से लेस कर देंगे। रिमेनिंग जो बचेगा वो ए और बी का हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेके हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/6। 4/6 आ गया। ये रिमेनिंग्स पार्टनर यानी कि ए और बी के लिए उनकी सेक्रीफाइस करेंगे अब इस रेशो में से। कैसे? उनका जो ओल्ड रेशो है 3:2:1, 3:2:1। यहाँ पर ए है 3/6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/6 से। यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई हमने, आ गया आंसर 12/36। और ऐसे ही हम बी का कर देंगे। बी का है 2/6 मल्टीप्लाई कर देंगे 4/6 से। ऐसे करके बी का भी नया शेयर आ जाएगा 8/36 और ए का आ गया 12/36। यहाँ पर ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो निकल के आ गया है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब चारों का शेयर्स को ले लेना है और उसका एलसीएम निकाल लेना है। ए का आया है 12/36, बी का आया है 8/36, सी का आया है 1/6 और डी का तो ऑलरेडी गिवन है 1/6। सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसका वही रेशो रह गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 36, तो ये आ गया 12:8:6:6। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैथमेटिकल से। तो यहाँ पर क्या निकला 12:36 को हटा देंगे 12:8:6:6। इन सब का टोटल करेंगे 48 आ जाएगा। 48 आ गया। अब ए का जो न्यू जो रेशो है वो कितना निकल के आएगा। अब इसे हाँ हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड हो रहा है ये 6, यहाँ 4, यह 3 एंड 3। ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया 6:4:3:3। ये इनका जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया है अब ए बी सी एंड डी का। तो यहाँ पर ए का जो निकल के आएगा शेयर 6/16, इनका टोटल 16 हो गया। ये इसका न्यू रेशो आ गया। और ओल्ड रेशो क्या था, यहाँ गिवन है 3/6। 3/6 में से 6/16 को हम लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6/14। और सेम ऐसे ही हम करेंगे बी का। बी का जो रेशो न्यू रेशो आएगा वो होगा 4/16 और इसको ओल्ड रेशो जो इसका है बी का 2/6 में से लेस कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4/48। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6:4 या फिर 3:2। सिंप्लीफाई करके आपका 3:2 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर एक बार आप फिर से खुद से करेंगे आपको सिंपल लगेगा, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो इस तरह से आपका 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैचिंग में क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1, 29, 37 एंड 110 का आपको मैच करना है इनके डिस्क्रिप्शन से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, जिसमें कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जो किसकी बात करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन की। वहीं 29 है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसकी बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 है वो प्रोविज़न, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिजेंट एसेट्स की बात करता है। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
क्वेश्चन नंबर 24, अ क्विक रेशो, यहाँ रेशो से क्वेश्चन है। ए क्विक रेशो इज अ मोर पेनिट्रेटिंग टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका क्विक रेशो है वो करंट रेशो के तुलना में उसके कंपैरिजन में लिक्विडिटी को ज़्यादा अच्छे से शो कर सकता है। फिर भी जो क्विक रेशो है वो साउंड लिक्विडिटी को शो नहीं करता है, एक लिक्विडिटी की सही जो सिचुएशन है उसको शो नहीं करता है। और इसके लिए रीज़न क्या दिया हुआ है, एक कंपनी जिसका क्विक रेशो हाई है उसके बाद भी उस कंपनी में फंड की शॉर्टेज आ सकती है यदि इफ़ ही हैज़ स्लो पेइंग, अगर उसकी पे करने की जो स्पीड है वो स्लो है, डाउटफुल डेप्ट हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के आउटस्टैंडिंग डेप्टर्स हैं। उसके बाद अगर ये रीज़न है तब भी उस कंपनी में फ़ंड के शॉर्टेज हो सकती है। तो आपको ये बताना है ऑप्शन ए, ये दोनों ही जो असर्शन और रीज़न है का क्वेश्चन है वो दोनों करेक्ट हैं और इसके एक्सप्लेनेशन है जो दी गई है वो भी करेक्ट है, यानी कि रीज़न ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हो। ऑप्शन 2 है बोथ करेक्ट तो हैं लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी है ओनली असर्शन ही करेक्ट है और ऑप्शन डी है ओनली रीज़न करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों करेक्ट हैं और जो एक्सप्लेनेशन भी दिया है वो भी करेक्ट है। आइए देखते कैसे। क्विक रेशो जो आपका करंट रेशो है, ये करंट रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट एसेट्स करंट रेशो का जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ होता है, ये हमें पता है। अब ऐसे में क्विक रेशो जो दूसरा लिक्विडिटी को शो करने का फॉर्मूला है उसका क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स में से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट्स बचती हैं, क्विक एसेट्स हमारे पास बचती है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज़ को। या तो इस तरह से निकालो या फिर कैश इक्विवेलेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी में अकाउंट्स रिसेबल को आप ऐड कर दो, इस तरह से आपका क्विक एसेट्स निकल के आ जाएगी और उसको डिवाइड कर दो करंट लाइबिलिटीज़ से। तो ये होता है क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला। अब ऐसे में जो क्विक रेशो है ये माना जाता है कि वो करंट एसेट्स के मुकाबले ज़्यादा लिक्विडिटी को शो कर रहा है क्योंकि इस तरह की एक्सपेंसेस उसमें से घट गए, इन्वेंट्रीज वगैरह उसमें से लेस हो गई। तो बिल्कुल जो आपका करंट है लिक्विड फॉर्म है वो आपकी कंपनी के शो हो जाएगी। लेकिन इसमें कहीं भी डाउटफुल डेब्ट्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पर कहीं भी आपके लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स की बात नहीं की है, इसकी कंपनी की जो पेइंग स्पीड है उसकी बात नहीं की गई है। तो ये सब कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी पे डिपेंड करता है, कंपनी की इंटरनल जो आपकी पॉलिसी है उस पर डिपेंड करता है और इसी वजह से फंड की शॉर्टेज हो सकती है आफ्टर कंपनी जिसकी क्विक रेशो हाई वॉल्यूम में है। यानी कंपनी का क्विक रेशो तो हाई शो हो रहा है, कंपनी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अंदर की बात यह है कि वहाँ पर फंड की शॉर्टेज हो रही है। इसलिए जो ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इवेल्युएट वेदर दे बीइंग कंडक्ट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। यहाँ पर पूछा गया है, ऑडिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके सिस्टम्स और प्रोसीजर का स्ट्रक्चर रिव्यू करना चाहती है ताकि जो कंपनी ताकि इवेल्युएट कर सके कि कंपनी कंडक्ट कर पा रही है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपना जो वर्क है उसको। तो इसके लिए कौन सा ऑडिट बेस्ट रहेगा, क्या कॉस्ट ऑडिट रहेगा, क्या फाइनेंशियल ऑडिट होगा या फिर मैनेजमेंट ऑडिट, नहीं तो सेफ्टी ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर रिव्यू है, प्रोसीजर एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, एफिशिएंसी की बात की गई है, तो यहाँ पर कॉस्ट तो कहीं नहीं आ रहा है। फाइनेंस की भी यहाँ कहीं बात नहीं है, फाइनेंस होता है कि कंपनी कहाँ से अपना जो है पैसा वो ला रही है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो होगी मैनेजमेंट ऑडिट की। सेफ्टी ऑडिट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये भी आंसर गलत हो जाएगा। फाइनेंशियल ऑडिट भी नहीं होगा, कॉस्ट ऑडिट भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट ऑडिट, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की बात की गई है, स्ट्रक्चर रिव्यू एंड सिस्टम्स की। तो अदर थिंग्स
देख लीजिएगा, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एक्शन एंड डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट टू एनालाइज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑडिट की डेफिनेशन में आता है। कॉस्ट ऑडिटिंग में आप कॉस्ट अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स कंपनी के चेक करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जा रही है। और सेफ्टी ऑडिट में आप कंपनी के एम्प्लॉय और जो सोसाइटी है उसकी सेफ्टी की बात करते हैं कि ऑडिट किस प्रकार किया जाए उसकी बात करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होल्डिंग कंपनी पर है। एक होल्डिंग कंपनी फॉर ए होल्डिंग कंपनी ऑल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होते हैं? एक होल्डिंग कंपनी होती है और दूसरी होती है सब्सिडरी कंपनी। एक बड़ी कंपनी है और एक हमारी छोटी कंपनी है। तो जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। उससे पहले, एक्वायर होने से पहले जो सब्सिडरी कंपनी के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है एक होल्डिंग कंपनी के लिए जितने भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस हैं सब्सिडरी कंपनी के वो क्या होंगे, वाइल और ऑल पोस्ट एक्विजिशन यानी कि एक्विजिशन करने के बाद के जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो क्या होंगे। तो देखिए ऑप्शन ए है कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस हो गए, यानी कि कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी कैपिटल प्रॉफिट में आएंगे एंड जो है सब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ऑप्शन बी दे रखा है कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस और रिवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस। ऑप्शन सी है रिवेन्यू प्रॉफिट रिवेन्यू लॉसेस कॉमा, और ऑप्शन डी है रिवेन्यू प्रॉफिट लॉस कॉमा कैपिटल प्रॉफिट लॉस। तो आपको बताना है ये रिवेन्यू और कैपिटल का जो डिफरेंस है उसको समझ के इसमें आंसर करना होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कैपिटल प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट क्या है। कैपिटल प्रॉफिट है बेसिकली आपकी कंपनी के चालू होने से पहले के जो खर्चे हैं जिन्हें हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक कंपनी है जो स्टार्ट होना चाहती है और उसके रजिस्ट्रेशन या फिर उसके स्टार्ट होने से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं इसमें कैलकुलेट होंगी। जो कंपनी शुरुआत में जो खर्चा करती है कंपनी की लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे एसेट्स पर आप क्या एक्सपेंड कर रहे हैं, कंपनी लैंड पर क्या एक्सपेंसेस कर रही है, ये जितने भी जो एक्सपेंडिचर हैं वो सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें कैपिटल नेचर का कहा जाता है, जिनका जो रिटर्न है ना वो एक साल में नहीं आता, यानी कि कई सालों बाद आपको देखने को मिलता है। वो होते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। वहीं रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं जिनका रिटर्न हमको पर ईयर देखने को मिलेगा, पर ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग जो आपका प्रॉफिट होगा वो इसी नेचर के होंगे, रिवेन्यू नेचर की। और इसके अलावा जो आपके पर EBIT होता है वो भी इसी में ही काउंट होगा, यानी कि जो कंपनी के चालू हो जाने के बाद आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ अ कंपनीज जो प्रोसेसिंग है, जो मेन वर्क होता है कंपनी का, उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल रिवेन्यू नेचर का होता है। तो ये हो गया कैपिटल और रिवेन्यू का बेसिक डिफरेंस। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि प्री एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है यानी कि एक्विजिशन से पहले का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस उसे बोलेंगे। और जबकि आफ्टर एक्विजिशन जो प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा रिवेन्यू नेचर का, क्योंकि उसको कंपनी को उसका रिटर्न पर ईयर के बेसिस पे मिलेगा। और जो कंपनी ने एक्वायर करने में जो जितना भी खर्चा किया है वो ऑल प्री एक्विजिशन एक्सपेंडिचर होगा, जिसका रिटर्न कंपनी को एक साल में नहीं मिलेगा, वो कई सालों बाद देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पूछा गया है मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक के अजम्पशंस क्या होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक के अजम्पशन इनमें से क्या क्या होने वाले हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए इंटायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के लिए। वेरिएबल कॉस्ट है वो भी अगेन कांस्टेंट होनी चाहिए पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट जो आउटपुट है उसके लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव
ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। थर्ड ऑप्शन है देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, कंजप्शन एक्सेट्रा। यानी कि कंपनी की जो वॉल्यूम है और कंजप्शन है उसमें इंक्रीज होने पर कंपनी प्राइसिंग पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म में इंक्रीज और डिक्रीज, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी है वन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बताती है, चेंज इन प्राइस, यानी कि कॉस्ट आप कह सकते हो उसमें कॉस्ट में चेंज हो रहा है ड्यू टू प्रोड्यूसिंग यूनिट टू एन एडिशनल कंज्यूमर, यानी कि जो कंपनी है उसकी डिमांड इंक्रीज होने पर उसका सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, और ऐसे में जो कंपनी की जो कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, कॉस्ट जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज समझ लीजिए, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। डिमांड में चेंज आने से सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो गई, ऐसे में कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई उसको शो करता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल का मतलब एक एडिशनल। तो इसका फॉर्मूला जो है वो होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और जो इसका एजम्पशन है वो क्या है, ये आपको यहाँ साफ साफ गिवन है। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात की गई है यहाँ पर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होते हैं लेकिन पर यूनिट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। और इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन वॉल्यूम, कंपटीशन एक्सेट्रा फैक्टर, यानी कि सेल्स प्राइस है पर यूनिट, जो किसी भी यूनिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, टोटल आपकी जो कॉस्ट है उसमें ही चेंज आ रहा है। तो यही आपके क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, बल्कि ऐसा नहीं है, कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो उतनी ही रहेगी और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा प्राइसिंग पॉलिसी में। चाहे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कंपनी की प्रोडक्ट की जो रेट थी वो पहले जितनी ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पर यूनिट फिक्स रहेगी और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती ही है। तो आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are generally accepted method of accounting for price label change। यहाँ प्राइस लेबल चेंज का मतलब क्या है, जो आपका यहाँ डायरेक्ट बोला गया है इन्फ्लेशन से बोला गया है। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस लेबल में चेंजेस होने को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ पर सिंपली मैंने आपको हिंट दे दी है, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, ऑप्शन बी है सेकंड है करंट परचेजिंग पावर मेथड, थर्ड है ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड, फोर्थ है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड एंड फिफ्थ है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इनमें से कौन सा होगा। इसके लिए आपको ऑप्शन गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड एंड करंट परचेजिंग पावर मेथड। ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, और ऑप्शन डी हो जाएगा 3, 4 एंड 5। तो आपको बताना है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पे ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, जिसमें कि करंट परचेजिंग पावर मेथड एंड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड सेकंड एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इन्फ्लेशन कॉस्टिंग को मेज़र करने के 2 टाइप्स होते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज कॉमनली नोन एज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जो मैं आपको पहले ही बता दिया था। प्राइस लेवल में चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो कंट्री है उसमें इन्फ्लेशन
और आए ही मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।